गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको एनपीओ का मीनिंग और उससे रिलेटेड जो फीचर्स है या कुछ डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताए थे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स रिलेटेड टू ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट्स। देखो बेटा, एक जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, मैंने आपको कल बताया था, वो मेनली अपने बिजनेस में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में मेनली 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था, फर्स्ट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंसिंग। उनके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था। अब उनमें से एक एक अकाउंट को हम लेके चलते हैं। तो देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें पहला स्टेटमेंट आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए डियर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है। जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैन बी कंपेयर जस्ट लाइक एज ए कैश बुक ऑफ ए प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। भाई, जिस तरीके से एक प्रॉफिट अर्न करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में कैश बुक मेंटेन करता है टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन, उसी प्रकार एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। ये कैश बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। देखो, इसको बनाने का जो मेन बेसिस होता है वो कैश बेसिस होगा। कैश बेसिस का मतलब क्या होगा? Only those transaction will be recorded in receipts and payment account which involve cash। यानी कि जिन ट्रांजेक्शन की वजह से कैश के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स ओनली दोज अकाउंट या दोज ट्रांजेक्शन which makes the कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट, चाहे वो रिसिप्ट और पेमेंट किसी भी पीरियड से बिलोंग करे, किसी भी नेचर की हो, लेकिन उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। अगर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की बात करें, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स को, रिसिप्ट्स, फिर इसके बाद अमाउंट, फिर पेमेंट और लास्ट में अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट हो गया। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। देखिए बेटा, रिसिप्ट साइड में जैसे स्टार्टिंग, अब मैंने एक बात बताई थी कि कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि कैश बुक मीन कैश बुक देयर आर सेपरेट कॉलम फॉर कैश एंड बैंक। कैश और बैंक के लिए सेपरेट कॉलम होता है, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई सेपरेट कॉलम नहीं होता। इसकी जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका? कैश का और बैंक का। कैश और बैंक का जो भी बैलेंस है वो यहां पे लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस है, जैसे हम लोग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, तो वो बैलेंस भी यहां पे लिखा जाएगा, फिक्स डिपॉजिट। ठीक। उसके बाद जहां जहां से पैसा आया है वो सारा डेबिट में, जैसे सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको मिला, ठीक है। हालांकि इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं, कुछ नई टर्म्स आएंगी जिनको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए एक बार नॉर्मली समझ लीजिए। जैसे सब्सक्रिप्शन आ गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ गया, फिक्स एसेट्स को बेचकर कोई पैसा मिला, अगर आपको कोई डोनेशन का पैसा मिला है तो वो सारा रिसिप्ट साइड में। पेमेंट साइड में जैसे आपने रेंट की पेमेंट की है, आपने कोई सैलरी पे की है, आपने किसी फिक्स एसेट्स को परचेज किया है बाय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बाय परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इस तरीके की जितनी भी पेमेंट है वो सारी आएगी जिसमें कैश जा रहा है। और लास्ट में आपके पास बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश का, बैंक का, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट का जिसका भी बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस यहां पे दिखाया जाएगा। दिस इज योर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक। तो देखो, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट।
देखो बेटा, इसमें पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ थ्योरी भी दी गई है। थ्योरी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपली है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, समझ में आ जाएगी। फिर दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जो हम लोग जूम क्लासेस पे डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आप इनको पढ़ के देख लीजिएगा। देखो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस के पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन, डेबिट साइड रिसिप्ट्स, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट एंड अमाउंट। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। सबसे पहले आप देखो, इसने ये कहा है कि 31 मार्च 2019 यानी कि अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। तो स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 2018। तो स्टार्टिंग में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस से स्टार्ट होती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस है, कैश और बैंक बैलेंस। बेटा कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ है 7500 रुपीज, बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है 48,000। सबसे पहले आपने बैलेंस दिखा दी, उसके बाद अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूं कि कुछ आइटम्स आएंगे, आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि ये रिसिप्ट का आइटम है या पेमेंट का आइटम है। आगे जाकर तो मैं इनको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बातें जिनको मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। जैसे सब्सक्रिप्शन, पहले भी बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए अपने पास से कुछ पैसा उस ऑर्गेनाइजेशंस में लगाते हैं, एनुअली, मंथली या क्वार्टरली, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जो उनकी इनकम का मेन सोर्स है। तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको पैसा मिलेगा, इट इज ए रिसिप्ट। यहां पे लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन में 3 ईयर दिखा रखे, 2018, 19 और 20। देखो 2018 यानी कि प्रीवियस ईयर का, 19 करंट ईयर को, 20 नेक्स्ट ईयर का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर वो रिसिप्ट और पेमेंट दिखाओगे जो कैश में, चाहे वो किसी भी पीरियड से बिलोंग करे, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। तो यहाँ पे 2018 का सब्सक्रिप्शन तो आपके पास है 15,000, इनर कॉलम में दिखा दो। 2019 से बिलोंग करने वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो है 2,20,000, और 2020 से बिलोंग करता हुआ जो सब्सक्रिप्शन है वो है 6,000। तो सब्सक्रिप्शन का जो टोटल अमाउंट है वो है 2,41,000। सब्सक्रिप्शन के बाद दिया हुआ है डोनेशन, तो टू डोनेशन, डोनेशन रिसीव। तो डोनेशन कितने की रिसीव हुई है आपको, 25,000 की। डोनेशन रिसीव के बाद टू डोनेशन फॉर पवेलियन। आगे बताऊंगा कि 2 प्रकार की डोनेशन होती है, लेकिन फिलहाल डोनेशन का मतलब होता है पैसा रिसीव होना। तो टू डोनेशन, देखो पहले तक हम लोग मानते थे कि डोनेशन हम देते हैं, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में डोनेशन उनकी इनकम का एक मेन सोर्स होता है, तो इसको इनकम माना जाएगा। डोनेशन फॉर पवेलियन, ये भी पैसा रिसीव हो रहा है। डोनेशन फॉर पवेलियन, कितने की डोनेशन रिसीव हो रही है, 2 लाख। उसके बाद 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। अब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, खरीदोगे पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में बाय 8%
इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, खरीदा है, कितने के? 2 लाख रुपीस। इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे गए? 2 लाख। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मींस जैसे कस्टमर्स आते हैं उनके खाने पाने का जो अरेंजमेंट होता है उसको रिफ्रेशमेंट कहते हैं। बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, कितने की रिफ्रेशमेंट परचेज की जा रही है? 12,000। रेंट पेड, तो बाय रेंट पेड, आपने रेंट की पेमेंट की, कितनी? 6,000। एंट्रेंस फीस रिसीव, इसके बारे में भी अभी आगे के डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये समझ लो ये इनकम का सोर्स है, एक प्रकार का पैसा रिसीव होने। एंट्रेंस फीस रिसीव, आपको एंट्रेंस फीस का पैसा रिसीव हुआ, कितना पैसा रिसीव हुआ? 6,000। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के सम्मान के रूप में दिया जाने वाला पैसा, इट्स ए एक्सपेंस, तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे बाय होनोरेरियम, बाय होनोरेरियम टू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का होनोरेरियम, कितना पैसा खर्च किया गया है इसके ऊपर? होनोरेरियम टू सेक्रेटरी है 10,000। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी है 10,000। ये एंट्रेंस फीस बेटा 18,000 थी। सेक्रेटरी होनोरेरियम के ऊपर 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इट्स ए इनकम टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है? 9,000। फर्नीचर परचेज, खरीदोगे पैसा जाएगा बाय फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज कितने का हो गया? 20,000 का हो गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर बेचोगे तो पैसा आएगा रिसिप्ट साइड में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा गया, पैसा मिलेगा। अब देखो कॉस्ट है 6,000 लेकिन बेचा कितने में गया? 4,000, तो आप तो वो अमाउंट दिखाओगे जो आपको मिला है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है वो आपने खरीदे तो एक्सपेंस है, पेमेंट है। मटेरियल परचेज, आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया, कितने के स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज किए? 80,000 के। उसके बाद सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, आपने रिफ्रेशमेंट बेचे हैं तो उससे पैसा मिलेगा। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट का कितना अमाउंट है? 30,000। सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंडिचर है तो बाय सैलरी एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट कितने का हो गया? 74,000। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंस, खर्चे हैं बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंस। अब देखो बेटा स्पोर्ट्स एक्सपेंस वैसे तो 25,000 दिखा रखे हैं लेकिन इसमें कह रहे हैं इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंस ऑफ 5,000। भाई इस 25,000 रुपए में 25,000 में 5,000 की पेमेंट अभी तक आपने नहीं की है तो यहाँ पे तो वो पैसा दिखाना है जो आपने पे कर दिया। तो पे कितना किया है? 20, क्योंकि पे कैश बेसिस पे बनाया जाता है ये अकाउंट। उसके बाद कैश इन हैंड, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है वो बाद में दिखाएंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, दैट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल वो ट्रांजैक्शन दिखाए जाएंगे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट नहीं आएगा। अब आपके पास बैलेंस दे रखा है कैश का, बाय बैलेंस कैरी का। तो देखो इस क्वेश्चन में कैश का बैलेंस तो आपको दिया हुआ है
कितने का कैश बैलेंस दिया हुआ है 6200। लेकिन अब आप देखो जैसे स्टार्टिंग की थी तो आपके पास बैंक का बैलेंस भी था 48 का, इसने एट द एंड ऑफ ईयर कैश का बैलेंस दिखा रखा है, बैंक का नहीं। हो सकता है ना हो, लेकिन अब आप दोनों साइड का टोटल करो। जब आप टोटल करके डिफरेंस लोगे तो ये पाओगे कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, और कितनी ज्यादा आ रही है 1,54,300। तो जब इस टोटल में से ये टोटल लेस करोगे तो 1,54,300 का बैलेंस बच रहा है। तो बात आती है कि ये बैलेंस क्या होगा। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कोई प्रॉफिट या लॉस तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो बैलेंस माना जाएगा ये बैंक का बैलेंस माना जाएगा, बैंक बैलेंस, और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैंक का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। दिस इज योर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा, ठीक। तो देखो इस तरीके से रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम दूसरे अकाउंट की बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने बताया कि ये कैश बेसिस पे बनाए जाते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम दूसरे अकाउंट के ऊपर आते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट। एक्चुअल में 99% एग्जाम में क्वेश्चंस में क्या होता है कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर में। देखो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि इसको हम किसी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जिस तरीके से कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने प्रॉफिट और लॉस को एसेटेन करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, इन द सेम वे a not for profit organization prepare income and expenditure account to know about the surplus and deficiency। ये भी मैंने बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड की जगह सरप्लस और डेफिशिएंसी वर्ड यूज किया जाता है। तो ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर टू फाइंड आउट इट्स सरप्लस और डेफिशिएंसी। सरप्लस और डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए अब इस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है उससे पहले इसमें दो तीन बातों को ध्यान रखना कि देखो ये अकाउंट एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो, आप उस ट्रांजैक्शन को उसी टाइम रिकॉर्ड करोगे व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, ठीक है। और बिकॉज दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिशिएंसी, इसलिए इसमें इसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से ओनली दोज एक्सपेंसेस और इनकम विल बी रिकॉर्डेड व्हिच बिलोंग्स टू करंट ईयर। यानी कि इस अकाउंट में केवल उन्हीं एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, जो करंट ईयर से। जैसे प्लस वन में आप लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे जिसमें केवल करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम को दिखाते थे। जैसे सैलरी है, सैलरी 10,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 का मतलब है कि वो सैलरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, उसको करंट ईयर के साथ ऐड कर लेते थे। इसी प्रकार रेंट के मान लो 15,000 रुपए, जिसमें से आपको ये कहा जाए कि 5,000 इज प्रीपेड, तो वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता था, तो आप उसको क्या कर देते थे, लेस। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आल्सो रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। इट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशंस ऑफ सरप्लस और डेफिशिएंसी। इट मींस ओनली दोज एक्सपेंस और इनकम will be recorded which belongs to current year। दूसरी बात, इसमें जैसे आपको पता है दो प्रकार के एक्सपेंस और इनकम होते हैं, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो फिक्स एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को कहते हैं, जैसे मशीन परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज, उनको आप इसमें नहीं दिखाओगे।
इसमें केवल उन एक्सपेंसेस और इनकम को दिखाए जाएंगे विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड विच बिलोंग्स टू करंट पीरियड, जिनका नेचर अगर बात करें तो रेवेन्यू नेचर का है और जो करंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, केवल उन आइटम को। अब देखिए बेटा, इस अकाउंट की जैसे फीचर्स दी गई है, नेचर ऑफ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, फीचर्स आप लोग इसमें पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये कुछ डिफरेंस दे रखे, डिफरेंस भी आप लोग पढ़ लेना। अब मैं आपको एक रफली अकाउंट बनाता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म हो रहा है। देखो बेटा, इसकी जो डेबिट साइड है, हालांकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम वर्ड पहले, लेकिन डेबिट साइड को कहते हैं एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर अमाउंट, फिर इनकम और फिर अमाउंट, ये तो इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इनकम साइड में जो करंट ईयर इनकम है, जो रेवेन्यू नेचर की, उनको दिखाया जाएगा, जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन, बाय कमीशन, बाय कमीशन रिसीव। इसी प्रकार से कई बार एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी फिक्स एसेट्स को बेचता है और उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। अगर किसी भी फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट होता है, फिक्स एसेट मान लो 10,000 के 12 में बेचा, तो ना तो 10 दिखाओगे ना 12 दिखाओगे, यहां पे केवल जो 2000 का प्रॉफिट है वो दिखाओगे, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट है वो यहां पे दिखाया जाएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसी प्रकार बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ये तो है इनकम के कुछ सोर्स। एक्सपेंडिचर साइड में जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ, हॉनोरेरियम का खर्चा हुआ, हॉनोरेरियम एक्सपेंस हुआ। इसी प्रकार अगर आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो भी दिखाओगे, टू डेप्रिसिएशन भी दिखाओगे, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्सपेंस जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक। उसके बाद दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। अगर हमारे पास क्रेडिट साइड जाता है यानी कि इनकम साइड जाता है तो डिफरेंस कहलाएगा सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर साइड जाता है तो डिफरेंस कहलाएगा डेफिशिएंसी। जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी यहां पे होगी दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। प्लस वन में ध्यान करो कि आप लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे और उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटल में ऐड करते थे। लेकिन आपको पहले बता चुका हूं कि एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नहीं होती बल्कि कैपिटल की जगह कैपिटल फंड होता है। तो सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी आएगी वो उस कैपिटल फंड के साथ एडजस्ट होगी। अगर इनकम साइड जाता है तो यहां पे लिख दिया जाएगा टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, और अगर ये साइड जाता है तो यहां पे लिखा जाएगा बाय डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक है। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसी से रिलेटेड आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन दिया गया है
इसमें ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपके सामने एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, केवल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। सेकंड क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट आपको दी गई। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम एंड अमाउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होगा। अब बनाओ। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ठीक है। तो देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड से चलो। अच्छा, रिसिप्ट कौन सा पैसा होगा जो हमारे लिए इनकम होती है, तो चेक करो। सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस दे रखा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होता, केवल एक्सपेंस और इनकम को दिखाना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, जिनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना। फिर दिखा रखा है सब्सक्रिप्शन। तो इनकम का मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन, यहां पे लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो किसी भी पीरियड से बिलोंग करे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आ सकता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आएगा, वो इनकम आएगी जो करंट पीरियड से बिलोंग करे। और करंट पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, यानी कि 18-19। तो देखो 2017-18 का दिखा रखा है 30,000, वो तो है प्रीवियस ईयर का। 18-19 का दिखा रखा है 225, वो है करंट ईयर। और 19-20 नेक्स्ट ईयर का दिखा रखा है, वो है नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करने वाला। तो आप केवल करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को दिखाओगे तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितने का है? 2,25,000। उसके बाद दे रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। हालांकि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को करने में फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जब हम लोग इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर लेंगे तो उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सिंपल हो जाएगा। फिलहाल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इट इज ए स्पेसिफिक डोनेशन। देखो डोनेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक। जनरल, जैसे हमने किसी मंदिर में गए, दान पत्र में 500 रुपए डाल दिए। अब मंदिर का पुजारी या मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करेगी कि उस पैसे का यूज कहाँ करना है, वो है जनरल डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन होती तो बिना सोचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाती, इनकम साइड में। लेकिन अगर कोई डोनेशन हो स्पेसिफिक पर्पज, जैसे आप मंदिर में जाते हो, वहां पे आपने कहा कि जी मैं 5 लाख रुपए डोनेट करता हूँ, इस मंदिर में 2 कमरे बनवा दो। तो मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उस पैसे का यूज वहीं पर कर सकती है जहां पर बताया गया है। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन, जो कि एक लायबिलिटी कहलाती है, बैलेंस शीट में जाएगी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, तो इट इज नॉट ए इनकम, इट इज ए लायबिलिटी। क्योंकि आप इस पैसे का यूज केवल और केवल बिल्डिंग बनाने में कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना। आगे जाकर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला आइटम है एंट्रेंस फीस। ये भी इनकम का सोर्स होता है। एंट्रेंस फीस का मतलब होता है कि भाई मान लो हम 5 बंदों ने मिलकर या 10 बंदों ने मिलकर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उसको चला रखा है। कुछ समय के बाद एक बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और जुड़ना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेने के लिए उससे कुछ फीस ली जाती है, जिसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं, जो इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये समझ लो, लाइफ मेंबरशिप फीस
कैपिटल नेचर की होती है, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अभी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन कल जब हम इन पॉइंटों को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगला आइटम दिखा रखा है इंटरेस्ट। ये इनकी इनकम का सोर्स होता है। आपको इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है कितना, 18,000। पहले तो डेबिट के सारे आइटम ले लो। नेक्स्ट पेज के ऊपर लोकर रेंट। भाई जैसे आप अपने मेंबर को लोकर वगैरह प्रोवाइड करते हो, उसके लिए रेंट मिल गया, इनकम है, तो बाई लोकर रेंट। लोकर रेंट कितना आपको रिसीव हो रहा है बेटा? लोकर रेंट दिखा रखा है 42,000। दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, पेमेंट साइड में खर्चे देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। डेबिट साइड के लिए टू वर्ड का यूज किया जाता है, टू। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मल खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है 38,750। लाइटिंग का भी नॉर्मल खर्चा है, टू लाइटिंग 26,250। रेट्स एंड टैक्सेस, तो टू रेट्स एंड टैक्सेस कितना, 17,000, 17,000 रुपए। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, ऑर्डिनरी खर्चे हैं, टेलीफोन चार्ज, टेलीफोन चार्जेस कितने के हैं, 2600। पोस्टेज एंड कोरियर, तो टू पोस्टेज एंड कोरियर। पोस्टेज एंड कोरियर का खर्चा है 2,000 रुपीज। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, तो टू वेजेस एंड सैलरी 88,000। इंश्योरेंस प्रीमियम भी नॉर्मल खर्चा है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 15,000। फिर दिखा रखा है परचेज ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर तो एक फिक्स एसेट्स है, जबकि मैंने इसमें बताया केवल रिवेन्यू, नेचर, एक्सपेंस और इनकम को इसमें दिखाना है, तो ये नहीं आएगा। कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन एंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, ये नहीं आएगा। केवल यही इनकम और एक्सपेंस के कुछ आइटम है। टोटल करो, टोटल करोगे तो इधर 60, 285 प्लस में 23, 4,08,000 आई थिंक ये आ रहा है। टोटल करके देख लेना, 60, 225, 4,08,000। जबकि इस साइड का टोटल करोगे तो 38 प्लस में 26, 64, 65, 82, 87, 89, 89 प्लस में 88, 177 प्लस में 15, 1,92,000। ठीक है, 1,92,600 आ रही थी। ठीक है, बिल्कुल 1,90,000 जितना भी आगे बेटे एक बार टोटल कर लेना। जब आप इस टोटल में से इस टोटल को लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1,18,400। कितना डिफरेंस आएगा, 1,18,400। इस टोटल में से ये टोटल लेस करना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना सारे आइटम सही है क्या। सारे आइटम आपने लिख रखे हैं, एक बार टोटल कर लेना। जब आप इस आइटम में से इन सबको लेस करेंगे तो 1,18,400 का डिफरेंस है, और क्योंकि आपकी इनकम साइड जाता है तो इसको कहेंगे सरप्लस। तो यहां पे लिख देंगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 1,18,400। टोटल करोगे 4,08,000। इस साइड का टोटल करोगे 4,08,000। दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इस तरीके से बनाया जाता है। हालांकि हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टीज लगे, लेकिन जब हम इन पॉइंटों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस ये फॉर्मेट है इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे थर्ड स्टेटमेंट बनाया जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट उसी तरीके से बनाई जाती है जैसे प्लस वन में बनाते आए थे। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज को, राइट हैंड साइड में एसेट्स को दिखाना है। ठीक है,
कुछ नई एसेट्स और लाइबिलिटीज आ सकती है जो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बस फॉर्मेट उसका उसी तरीके से, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो दीज 3 अकाउंट विच वी हैव टू प्रिपेयर इन केस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो बेटा, आज मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, 2 क्वेश्चंस आप कॉपी में कीजिए, इनकी थ्योरी को पढ़िए, श्योरली पढ़िए, लापरवाही नहीं, ये चैप्टर अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डाउट हो तो क्लियर कीजिए, नहीं तो अदरवाइज कल हम इसके मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।